वेलकम टू रशिया अकेडमी दोस्तों। ये एक नई सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं, कुछ रियलिस्टिक बातें आप लोगों को बताने के लिए। आज मेरे साथ जो शख्सियत आप बैठा देख रहे हैं उनका नाम है आदित्य नारायण तिवारी। आप 2019 जो है मुख्य परीक्षा को इन्होंने उत्तीर्ण किया है और इंटरव्यू में वेट कर रहे थे। आपने अक्सर देखा होगा कि हम सेलेक्टेड लोगों से बात करते हैं, कहीं ना कहीं जब आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति आता है जो पद कोई ले चुका होता है, फिर उसकी बातों को सुनते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि पद के पहले की जो स्टेजेस होती हैं उनको पार करने वाले व्यक्तियों की बात भी हमें सुनना चाहिए। आदित्य को साथ में लाने के पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आपके पास में अलग अलग परीक्षाओं को पास करने का, उनमें सिलेक्शन लेने का अनुभव तो है ही, साथ में जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है आज मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के साथ में, वो आ रही है आदित्य इंग्लिश मीडियम के साथ में। तो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्या सोचता है कि आपके पास में कंटेंट है या नहीं है। सेम हिंदी मीडियम में भी वही चीज़ है। तो इंग्लिश मीडियम का पार्ट तो आप बताओगे, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कोई भी जो आपका स्टूडेंट है वो किस तरीके से अपनी मुख्य परीक्षा को प्रिपेयर करे, कैसा उसका माइंडसेट रहे, किन किन बातों का वो ध्यान रखे कि मुख्य परीक्षा से एटलीस्ट वो इंटरव्यू की कड़ी तक पहुंचे। क्योंकि इंटरव्यू की बात की कहानी अपनी एक अलग होती है, उसके ऊपर सेलेक्टेड लोग भी हम आपको लेके आएंगे सीरीज के अंतर्गत, को सेलेक्टेड लोग भी आपके बीच में आएंगे, वो भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन एटलीस्ट जिसने एक स्टेप क्रॉस किया है, अपने पहले अटेम्प्ट में ही क्रॉस किया है, कैसे वो व्यक्ति मुख्य परीक्षा में पहुंच गया, और साथ में उसने 2019 के पेपर को, जहां पर कई लोगों ने थर्ड पेपर में जिनको रोना आ गया, वो कहाँ ये व्यक्ति इंटरव्यू तक पहुंच गया, ऐसा क्या सब कारण रहा, उन सबको हम जानेंगे। और एक बहुत ही नॉन प्रिपेयर्ड, नॉन प्रमोशनल, रॉ वीडियो ये रहेगा, जिसमें बिना किसी तैयारी के हम सिर्फ एक डिस्कशन करेंगे कि आखिर एक बच्चे के मन में क्या क्या चलता है। तो आज पहला जो मेरा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा, आपने जब यूपीएससी की तरफ से एमपीपीएससी की ओर रुख बदला, या ये कहूँ कि आप एमपीपीएससी की तैयारी आपने शुरुआत की, तो सबसे बड़े चैलेंज क्या थे आपके सामने? फ्रंट में देख के बताइएगा। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सभी को नमस्कार। तो आपके पहले क्वेश्चन का मैं आंसर करना चाहूँगा कि जो सबसे बड़े चैलेंजेस थे एज अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो मेरे सामने आया, कंटेंट। मुझे जो बेसिक नॉलेज था, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनके माध्यम से वो मिल जाता है, लेकिन एमपीपीएससी स्पेसिफिक जो नॉलेज होता है, जो हमें आंसर राइटिंग के लिए चाहिए, अल्टीमेटली कंटेंट हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, हमें करना है आंसर राइटिंग। उसके लिए चाहिए आपको गाइडेंस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ चाहिए आपको नोट्स। कहीं भी एक एकत्रित नोट्स या तो आप खुद से बनाते हैं या फिर आपको कहीं से मिल जाते हैं उचित मार्गदर्शन के थ्रू। उसकी कमी मुझे इंग्लिश मीडियम में काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। और फिर जब मैंने पहली बार अपना टेस्ट सीरीज़ कहीं भी मैं लगाता था, तो मेरे दिमाग में एक कश्मकश चलती थी कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। और पहले जो फॉर्मेट भी आता था 6 मार्कर में, सपोज़ मैं एग्जांपल के लिए ले लूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, काफ़ी बड़ी थ्योरी है, उसको 6 मार्कर में मैं कैसे समाहित करूँ, इतना ज़्यादा कंटेंट मेरे दिमाग में है। तो ये सब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता था। उसके बाद जब धीरे धीरे मैंने पुराने पेपर्स देखे, उसको समझना चालू किया, उससे भी पहले जो अब मैं स्टेप बाद में अगर ऐड कर सकता हूँ एग्ज़ाम को समझने के बाद, कि सबसे पहले तो सर हमें सिलेबस की तरफ ध्यान देना चाहिए। और इंग्लिश मीडियम वाले मैं कहूँगा प्योरली इंग्लिश मीडियम में ही देखें, और क्वेश्चन पेपर्स भी इंग्लिश मीडियम में ही देखें, ताकि आप उसको अप्रोच कर सकें। जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स होते हैं हर क्वेश्चन का, उसमें आपको क्या कंटेंट डालना है। तो पहले आप जब पूरे क्वेश्चंस को समझ लेंगे, उसके बाद आपको कंटेंट का आइडिया होगा कि आपको कौन सा कंटेंट सिलेक्ट करना है। आपके पास 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स में से 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये हमें इस क्वेश्चन के इंग्रेडिएंट्स में लगेगा। इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, और यही मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके बाद इंटरनेट के माध्यम से और भी सर का साथ कुछ मिला, तो हमने कंटेंट को डिकोड किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैंने अपनी प्रिपरेशन। यहाँ पे 2-3 बातें क्लियर हुई। पहली बात तो, अगर आदित्य केवल इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा है, दैट डजंट मीन कि ये अप्लाई सिर्फ इंग्लिश मीडियम पे होता है। बिल्कुल, क्योंकि आपने एक बात कही कि मुझे जो लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने ये कहा कि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट की अवेलेबिलिटी कम है, इसको लोग नेगेटिव लेते हैं। बट मैं इसको बोलूँगा कि ये बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि हिंदी मीडियम में जो कंटेंट की बाढ़ आई है, जो पीडीएफ सर्कुलेशन आपका लगातार हो रहा है, जो मल्टीपल बुक्स आपके सामने हैं, तब आपके सामने, आप देखो, आप किसी दुकान पे गए, आपके सामने केवल 2 मिठाइयाँ हैं और आपको एक त्यौहार के लिए मिठाई लेके जाना है, तो सिंपल है, 2 में से आप एक चूज कर लोगे और लेके चले जाओगे।
बट आपके सामने मल्टीपल मिठाइयां, मल्टीपल कपड़े हैं, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मुझे जो लगता है कि इंग्लिश मीडियम ज्यादा इजीली अटेम्प्टिव है, कर सकते हैं हम इन कंपेरिजन टू हिंदी मीडियम। भले कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन आप किस कंटेंट पे या कंटेंट पे आप फेस रखोगे, किस कंटेंट को आप यूज करोगे, कैसे वो आपके टू द पॉइंट है या नहीं है, सिलेबस से जुड़ा होनी है, ये चैलेंज हिंदी मीडियम में बहुत ज्यादा आता है। जी आप अगर एग्री करते हैं तो। बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ। वही थोड़ा तेज बोलना है अपने को। प्रॉब्लम ऑफ लेस और प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, ये दो चीजें होती हैं। अगर कम कंटेंट है तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसा कि सर ने बोला कि सीमित कंटेंट में आपके पास कंफ्यूज होने के लिए कुछ है ही नहीं। जब ज़्यादा प्लेंटी वाली प्रॉब्लम हो जाती है, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि कंटेंट बहुत मिल गया है, अब हमें लिखना क्या है। एक आंसर आया है, उसकी जो डिमांड है, हम उसके अलावा पूरा दरबार लगा देंगे, सब कुछ लिख देंगे, हमें जो भी आता है वो हम लिख देंगे। तो एग्जामिनर को ये बहुत इरिटेटिंग लगता है। अगर आप कोशिश करें, कभी आप एक दूसरे की कॉपी चेक करने का कोशिश करें, तो आपको भी अगर ऐसा कभी मिलेगा कि किसी ने बहुत एक्स्ट्रा लिखा है, तो आपको भी इरिटेशन होगी और आप उसको कम ही नंबर देंगे। तो आप उस मानसिकता से अगर सोच कर देखें, एक चेकर की मानसिकता, तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो है वो भी बहुत हार्मफुल रहती है। इसका भी ध्यान रखना हमें आवश्यक है। और कुछ पॉइंट्स जो रहते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, वो तो यूनिवर्सल ही रहने हैं। और केवल इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, वो तो यूनिवर्सल ही रहेंगे कि आपको किस ढंग से पढ़ाई करनी है। पैटर्न चेंज हो जाएगा, उसके अनुसार आपको कैसे आप रीच करते हैं उसको, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स तो दोनों मीडियम में यूनिवर्सल ही रहेंगे। इसको मैं थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करता हूँ आपकी बात को, जो मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि कई बार मैसेज एकदम नए बच्चे के पास भी क्लियर जाना चाहिए। वैसे बताओ, रेड चल रहा है ना, वहाँ रेड चल रहा है ना, हाँ ठीक है चलो। हाँ। कहने का आशय ये है, अगर हम बात करें आदित्य का, कि आपके पास पहला जो चैलेंज था वो था अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंटेंट के संग्रहण का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंटेंट के संग्रहण का, राइट। अब जो कंटेंट आपके पास में आया है, उस कंटेंट को आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना है। दैट मीन्स आपके सेल्फ नोट्स, या जिनको हम सिनॉप्सिस का नाम भी कई बार दे देते हैं, उनकी भी प्रिपरेशन आपके पास में होनी चाहिए। तो इसमें बीच में मैं आपको थोड़ा सा, जो लोग देख रहे हैं, बताना चाहूंगा, क्योंकि पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडियम को लेकर बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी, इसीलिए आदित्य को लेकर मैं अपने साथ में आया हूं। यहाँ इंटरव्यू तो इनका है ही, बता ही रहे हैं, साथ में इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट हमने की है कि 3 मार्कर, 6 मार्कर और 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्क्स, जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इंग्लिश मीडियम में खासकर, उसको ब्रीफली एक सीरीज के थ्रू आपके सामने थॉरोली यूट्यूब पे लेके जाएंगे। क्योंकि ये व्यक्ति वो है जिसने उस स्टेप को क्रॉस किया है जो सफलता के नजदीक है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हो, तो एक बात तय होती है कि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के 10-20 नंबर से ऊपर नीचे हो सकता है, अगर हो सकता है। मेंस ओवरऑल जो होता है वो लगभग इक्विवेलेंट सबका जाता है। और यदि मैं बात करूं, चूंकि आप जनरल से हैं, तो हाईएस्ट लेवल के नंबर ही आपके होंगे, क्योंकि हम उन्हीं को काउंट करते हैं। तो हाईएस्ट लेवल के नंबर होंगे तो आपने मेंस क्वालिफाई किया होगा। अब अगले बिंदु के ऊपर आते हैं। हमने कंटेंट पे बात कर ली, हमने बात कर ली कि सिनॉप्सिस नोट्स पे बात कर ली। क्वेश्चन आंसर के ऊपर अगर हम देखें, सबसे बड़ी समस्या जो है आज की डेट में मानी जाती है कि एक मुझे जो लगता है एक छोटा सा एक भ्रम है कि अगर हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। उसमें जो मुझे लगता है, जस्ट मैं क्लैरिफाई करूंगा, क्योंकि देखो अपन तो रॉ मटेरियल हैं, ऐसा पता नहीं मेंस में लिखा नहीं है अपने, तो पता नहीं आइडिया, लेकिन जस्ट मैं कंफर्म करूंगा तुमसे कि सही है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड आपकी तब मेंटेन हो सकती है जब आपके पास में दिमाग में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रिपेयर्ड हो, पहले से तैयार हो। अगर आपके पास पहले से वो रिदम नहीं है, पहले से आपको नहीं पता कि कुछ क्वेश्चन में कैसे आपको डायग्राम्स का यूज करना है, फ्लो चार्ट्स का यूज करना है, फैक्ट्स का यूज करना है, करंट्स का यूज करना है, ये अगर आपने पहले से प्रिपेयर नहीं की है, तो कोई भी टेस्ट सीरीज आपको वो फायदा नहीं दे सकती है जो आपको एक्चुअल एग्जाम क्रॉस कराने में मदद करे। क्या ये सही है? सर, इससे बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। दो तरीके होते हैं, पहले आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद उसमें सुधार करते हैं, या फिर पहले आप उसके सारे एस्पेक्ट समझते हैं, वो चीज़ अपने अंदर लाते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये दो तरीके हैं। अब आप सुन के खुद समझ जाएंगे कि बेटर तरीका कौन सा है। पहले आपको सारे इंग्रेडिएंट्स तो हैं ही आपके पास, उसके बाद जो टेक्निक्स होती हैं पहले आप उन पे कार्य करें। जैसे कि सर ने अभी चर्चा करी, फ्लो चार्ट्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं। अनटिल अनलेस आप ये सीखेंगे तो आप उसको डिलीवर कर पाएंगे। अगर आप सीखेंगे ही नहीं और डायरेक्ट करेंगे, तो जनरली हमारा माइंड एक रश में होता है। जैसे मैं लाइव एग्जांपल ही दूंगा,
फर्स्ट पेपर जो मेरा 2019 मेंस का था, मैंने प्रिपेयर भी किया था, लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर जो रहता है वो इतना दिमाग पर रहता है, पहला ही मेंस था मेरा, तो जब मैं लिखने गया तो मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था। और सडनली टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों ने भी ये रियलाइज़ किया होगा कि हमारे सामने क्वेश्चन आया और हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी थॉट। जो भी ज्ञान हमारे अंदर रहता है ऑटोमेटिकली हम लिखने लगते हैं और जो भी प्रिपरेशन है वो पीछे छूट जाती है। अब सोचिए, इतना प्रिपेयर करने के बाद जब आदमी ऐसी गलती कर सकता है, तो आप बिना प्रिपेयर करे टेस्ट सीरीज़ देने जाएंगे तो क्या होगा। इसीलिए आप पहले अपने आप के पास सारी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करें, उसको घर में लिख के देखें। तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है, चूँकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत वेल डिफाइंड है और आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड है। 11 मार्कर की वर्ड लिमिट, 5 मार्कर की वर्ड लिमिट और 3 मार्कर की वर्ड लिमिट। चूँकि अब वर्ड लिमिट कम हो गई है तो टाइमिंग का भी इशू नहीं बचा है। तो आपके नोट्स जो होने चाहिए, जो आप कहीं से भी लेते हैं, वो डिटेल्ड होते हैं। उसके बाद जो सर ने बात की सिनॉप्सिस की, सिनॉप्सिस जो आपकी होती हैं वो आपको क्यों हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सिलेक्टेड और लिमिटेड कंटेंट होता है, जिसका आपको अगर एक वर्ड भी मिल जाए तो आपके माइंड में वो अपने आप एम्पलीफाई हो जाता है या बढ़ जाता है, जिसको मैं कहूँ। तो उसके माध्यम से आप आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब चूंकि आपके पास सिनॉप्सिस है और वो आपके माइंड में ही है, तो आप उसी के अनुसार एक 11 मार्कर भी लिख सकते हैं। आप उसी के अनुसार अगर 5 मार्कर आता है तो उसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं, आप उसको एम्पलीफाई नहीं करेंगे। और 3 मार्कर आजकल जो आ रहे हैं वो आपके, जो आप प्रीलिम्स में पढ़ाई करते हैं, 50% तो उससे कवर हो जाएंगे, 50% जो तैयारी हम मेंस के दौरान करते हैं उससे कवर हो जाएंगे। हालांकि अभी भी अगर कुछ डिफाइन करने को आता है तो उसकी स्ट्रेटेजी भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये मेरा पैटर्न रहता है। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप प्लानिंग करें और उसके एग्जीक्यूशन कैसे करना है आपको, उसके ऊपर विचार करें और उसकी प्रैक्टिस घर में करें। आफ्टर दैट आप टेस्ट सीरीज को अप्रोच करें। ठीक है। कीवर्ड्स, जो सिनॉप्सिस होता है वो कीवर्ड्स का एक आपका संग्रह होता है। सिनॉप्सिस को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स का संग्रह होता है। क्यों कीवर्ड्स हमें चाहिए होते हैं? सपोज मैं पर्टिकुलर एथिक्स की अगर बात करूं तो एथिक्स में मैंने मनोवृत्ति को रखा और एटीट्यूड, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, और उसके बाद में मैंने अपने नोट्स में केवल उसके जो फैक्टर्स हैं या घटक जिनको हम बोले उसको रख लिया, जो आपके संभाव्य जिनको बोलते हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, या फिर आप इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव, और आपका फिर बिहेवियर, और एक और आपका होता है, जो भी 3 होते हैं, ये आपके इमोशनल जो होता है, इमोशंस वाला होता है। ये तीनों आपने रख लिए। मैंने उसमें लिख दिया कि संज्ञानात्मक का मतलब या कॉग्निटिव का मतलब होता है जहाँ पर आपके पास में विश्वास है, ज्ञान है और आपको उसका एहसास है। दैट मीन्स यू हैव सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो वो आपका कॉग्निटिव टर्म हो गया। भावात्मक, जहाँ पर आपका भावना या आपके संवेग या आपके इमोशंस ज़्यादा उसके ऊपर मनोवृत्ति में हावी हो रहे हैं, वो मैंने लिख लिया। और फिर मैंने तीसरा व्यवहार में, जब आप किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने व्यवहार, ये इतना मैंने लिख लिया। तो मुझे इतना पता है कि जब मैं लास्ट डे एग्जाम के पहले रिवीजन कर रहा हूँगा, अगर मैंने प्रॉपर्ली उसको पढ़ा हुआ है, वो कीवर्ड्स भी मेरे सामने आ गए, तो दैट मीन्स मेरा रिकॉल पूरा हो जाएगा। फर्स्ट। सेकंड की यदि मैं बात करूं यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका, वो क्या होता है, जैसे हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस आपके आए, जैसे निशक्त जनिक, आपने देखा होगा, डिसेबल्ड पर्सन, शायद उसका इंग्लिश यही है जो भी है, या फिर आपका वृद्धजन, एक आपकी डेफिनेशन आई हुई थी। आप एक चीज़ भूल जाते हो कि कुछ 3 मार्कर, खासकर मैंने सेकंड पेपर में देखे हैं और फर्स्ट पेपर में देखे हैं, या मैं कहूं कुछ क्वेश्चंस की सीधी फ्रेमिंग आपके सिलेबस की लाइन होती है। जैसे एक एग्जाम्पल, मुझे एक क्वेश्चन अभी याद आ रहा है, मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ एमपी, राइट। अब आप अगर उसको देखोगे 16, 17 आसपास, आप देखो इवन 20 की आपकी प्रीलिम्स में देखोगे, जो अपनी प्रीलिम्स अभी हुई है, उसमें आप देखोगे एग्रो क्लाइमेट जोन्स को आपका पूछा गया। अब वो एग्रो क्लाइमेट जोन आपके सामने सिलेबस में लिखा है, तो उससे आपका सीधे क्वेश्चन बनना है। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, क्या है, प्रभाव क्या है, या कोई भी हम एक टॉपिक उठा लें तो उसके आगे लिखा होता है कि उसमें डायमेंशन क्वेश्चंस के बनने क्या है। जैसे इतिहास में उन्होंने बता दिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, जो भी उन्होंने बता दिया। आप अगर देखेंगे क्वेश्चन आपका वैसा ही बनना है, तो क्यों ना आप अपनी फ्रेमिंग जो करें अपने नोट्स की, वो एज इट इज वैसे ही करें। मेरा अनुभव जो इतने सालों के पेपर्स का एनालिसिस का है, मुझे ऐसा लगता है 70% क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही आपके सिलेबस से हो जाती है। बिल्कुल सर, एग्री। मतलब हमें ये सोचने की, अगर आपने फ्रेमिंग को पहले से कर ली है, तो उन 70% क्वेश्चन में आपको ये सोचने की जरूरत भी नहीं है कि हाउ टू स्टार्ट, बिकॉज सबसे ज्यादा टफ टास्क आदित्य जो मुझे लगता है मेंस में लिखने के लिए, अगेन ये सब मतलब आप लोगों से सीख के अनुभव आए, पर्सनल तो मैं नहीं जानता हूं उस बात को, और एग्री आप करें ना करें उस बात पे, स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन को। आपने प्रश्न पढ़ा और प्रश्न की स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है।
ये सही है या नहीं? सर स्टार्टिंग की बात तो ये काफ़ी नेचुरल है जो सर कह रहे हैं कि जब भी आप किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं तो स्टार्टिंग करना, आप जब मतलब एक कॉमन एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे हम पीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो 1 साल तो लोग कहते हैं वार्म अप में निकल जाता है। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको स्टार्ट करना है तो वो ऑटोमेटिकली बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर उसके बाद आपने एकदम से पढ़ा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, तभी आपका माइंड क्लिक करता है यार ये मुझे आता है बट मैं करूं कैसे। तो हर व्यक्ति के अंदर ये आता है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पहले जब आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे और उसको आप रियल टाइम में नहीं लिखेंगे, आप उसको घर बैठेंगे और उसको फ्रेम करेंगे, उसको ड्राफ्ट करेंगे सर। तो अगर हम घर में ही आंसर ड्राफ्ट कर लेते हैं तो वही मैं जो बोल रहा था कि सिलेबस जो है बहुत वेल डिफाइंड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही और क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, सर ने एग्जांपल भी दिया, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स प्रीलिम्स में आया, मेंस में तो आता ही रहता है। तो ऐसे सॉइल्स के बारे में जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो क्यों ना हम इनको पहले सैंपल के तौर पे मॉडल आइडियल आंसर्स घर में प्रिपेयर कर लें। जब हम उस चीज़ के नोट्स ही बना रहे हैं तो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स क्यों ना प्रिपेयर कर लें, जिनकी हम बात कर रहे थे सिनॉप्सिस फॉर्मेट में। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा क्योंकि आपके पास पका पकाया मटेरियल है, आपको जाके डिलीवर करना है। आपको ये नहीं सोचना है स्टार्ट कैसे करना है। रही बात स्टार्ट कैसे करना है तो ये तो आपको घर में भी सोचना है। 3 मार्कर है, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं या फिर आपको डिफाइनिंग क्वेश्चंस रहते हैं कि आप उनको कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है हर चीज़ की। अब एक चयनित बच्चे में और एक नॉर्मल बच्चे में ये डिफरेंस होगा कि एक चयनित बच्चा लिखेगा कि यूनेस्को के अनुसार ये डेफिनेशन है, या किसी रिपोर्ट को कोट करेगा, वो हवा में डेफिनेशन नहीं लिखेगा। और जो एक नॉर्मल बच्चा रहेगा वो हवा में लिखेगा कि उसके मतलब ये हो जाता है कि मेरे अनुसार ये डेफिनेशन है। तो एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव तो पड़ता है, आपने कहाँ से स्टडी करी है, उसके लिए कुछ सोर्सेज होते हैं। आप करेंट से बने रहिए, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, पीआईबी के जो चैनल्स हैं और जो साइट्स हैं उसको फॉलो करें। इवन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक क्वेश्चन आया था 2020 के मेंस में जिसमें पूछा गया था कि जो आयुष्मान भारत योजना है वो किस का अंग है। बस इतना ही लिखा था क्वेश्चन में। किसी बुक में जिसने भी आयुष्मान भारत को ये कवर किया है नहीं लिखा गया है, केवल पीआईबी की वेबसाइट पे ये दिया हुआ है कि वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का अंग है। तो यहाँ से आप ऐसे क्रेडिबल सोर्सेज से आपके आंसर को ड्राफ्ट करेंगे तो 3 मार्कर आपके वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब जब आप 5 मार्कर और 11 मार्कर लिखेंगे तो ये रिपोर्ट्स आपकी आएंगी डेटा के लिए। 5 मार्कर में आपको प्योर फैक्ट्स चाहिए तो उनके फैक्ट्स आप यहाँ डालिए, वही रिपोर्ट की जो सजेशन है वो आप कोट करिए 11 मार्कर में। तो आपका जो आंसर है आपका वो आपको बाकी से हटके बनाएगा और आपको वो हाफ मार्क एक्स्ट्रा दिलवाएगा। अब ये हाफ मार्क जो है, अगर आप मान लीजिए किसी टेस्ट सीरीज में जाते हैं तो किसी बच्चे को 5 में से 3 नंबर मिले हैं और आपको वहीं 3.5 मिले हैं, तो सुनने में ये लगता है कि हाफ मार्क का डिफरेंस है, मैं ज़्यादा पीछे नहीं हूँ। लेकिन अगर इनको आप मल्टीपल पूरे सारे क्वेश्चंस में कर दें, सारे में ना करें आधे क्वेश्चंस में कर दें, और उसके अलावा आप जब इनको सारे पेपर्स में अप्लाई कर दें तो कितने नंबर का डिफरेंस हो जाएगा। और ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 20-30 नंबर में ही सिलेक्टेड, नॉन सिलेक्टेड और टॉपर पोस्ट भी हो जाती है। 1-2 निकल जाते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, बाकी एक क्लोज रेंज में सिमट जाते हैं। तो इससे आप निर्धारित करें कि आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए और आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। अब इसमें 2 बातें जो बीच में रहेंगी। जो मनोवैज्ञानिक फैक्टर मैंने बताया है कि आप अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, अपने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन उसके बेस पर और सिनॉप्सिस अपने जो सिलेबस के बेस पर अगर आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग करते हो, एक्चुअल उसका फ़ायदा क्या होता है जो मैं समझता हूँ वो बताता हूँ। अगर आपके पास में 60 to 70% क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है तो एट दैट टाइम आपकी जो स्पीड उनको अटैम्प्ट करने की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जब आपकी फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप सॉल्व करके विद इन टाइम लिमिट और बिफोर टाइम लिमिट आप पूरा कर देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो 30% थोड़े से आपके सोचने वाले आते हैं या थॉट प्रोसेस वाले आते हैं, देन ओनली आपके पास में समय बचता है कि जैसे अभी आपने पीआईबी की बात कही, राइट। आप पीआईबी के बारे में तब सोच पाए जब आपने, जैसा कि तुमने मुझे बताया कि शायद 14 से लेके 19 तक के तुम्हारे सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी फ्रेम्ड तुम्हारे पास में हैं। सारे क्वेश्चन तुमने फ्रेम करके रखे हुए हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो डेफिनेशन जितनी हो सकती हैं सारी तुम्हारे पास में फ्रेम्ड रखी हुई हैं। जब ये फ्रेम्ड है इसके बाद तो आप पीआईबी पे जंप कर पाओगे। बिल्कुल।
इसके बाद आप एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जंप कर पाओगे। आपके जो फ्रेम्ड क्वेश्चन है उनमें आप स्पीड पकड़ोगे तो आप थॉट प्रोसेस लगा होगा कि 27 की आपकी हेल्थ पॉलिसी आई थी, उसमें क्या कोट किया गया था, क्या डिस्क्राइब किया गया था। तो द बेसिक पॉइंट इज दैट कि आपको अगर मुख्य परीक्षा से इंटरव्यू तक जाना है, अगेन मैं इंटरव्यू तक ही बात करूंगा, सिलेक्शन अभी सेकेंडरी रखिए, आप इंटरव्यू तक जाना है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में नोट्स हो, सिनॉप्सिस हो। इसीलिए जब 3R बैच तुम अपना देख रहे हो, इसीलिए हमने इस बात का ध्यान दिया है कि सिनॉप्सिस और नोट्स जो है अपने 3R बैच के अंतर्गत वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चन और अदर स्टेज के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही अपन लोग रखें। तो लॉजिक ये होता है कि साइकोलॉजिकली और टाइम अगर बात करें, आपके पास फ्रेम्ड क्वेश्चन होता है तो अनफ्रेम्ड क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन जो आपको वहीं जाकर फ्रेम करना है। जैसे मैं एथिक्स में एक फिर एग्जांपल दूं क्योंकि मेरा वही विषय है, मुझे वही याद आता है। एथिक्स में एक क्वेश्चन आया था, मैं सोया तो पाया जीवन सौंदर्य था, मैं जागा तो पाया जीवन कर्तव्य था। अब ना मैंने, ना इस मध्य प्रदेश के किसी एथिक्स के टीचर ने और ना यूपीएससी किसी टीचर ने इस क्वेश्चन को फ्रेम कराया होगा, राइट? नहीं कराया होगा ना। अब इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का टाइम मेरे पास तभी बचेगा जब जो सीधे सीधे उन्होंने पूछा अभिवृत्ति क्या है, मनोवृत्ति क्या है, अभिरुचि क्या है, व्हाटएवर जितने भी क्वेश्चन आए वो सीधे सीधे जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे, जब मैं उनको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर लूंगा विद इन टाइम लिमिट तो मुझे इसमें सोचने का मौका मिलेगा ना। बिल्कुल सर। तो आपको ये समझना है कि 70% क्वेश्चंस जो आपके हैं, या अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो चलो 60% मान लें आप, 60% क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सामने होते हैं, बस आपको उनको पहचानना होता है कि वो क्वेश्चंस आपके आएंगे। वो जरूरी क्यों है? क्योंकि जो नहीं सामने हैं, जो बाद में आएंगे, उन प्रश्नों को आप समय देकर आराम से तसल्ली से पूरा कर सको, अपने करंट के फैक्ट्स इन्वॉल्व कर सको, उसके अंतर्गत आपने जो एक्स्ट्रा डेटा कलेक्ट किया है आप उसका यूज कर सको, राइट? बिल्कुल सर। और इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये मैं गारंटी देता हूँ कि जब आप प्रिपेयर्ड आंसर लिखेंगे वो आपका अच्छा होगा, लेकिन जो आप सोच के लिखेंगे जिसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम बचेगा वो आपको वो हाफ मार्क जरूर दिलवाएगा। बहुत अच्छा होगा। जो प्रिपेयर्ड है वो तो दिलवा देगा, लेकिन ये 100% गारंटी देता हूँ मैं दिलवाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस का यूज़ हो रहा है और जो भी आपके अंदर है वो निकल के आ रहा है। ये रटा हुआ ज्ञान बिल्कुल नहीं है और यही वो एक्स फैक्टर आपका होगा। जो हिंदी में बोलूं, इसको बोलते हैं, जो टॉपर्स या जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं वो बताते हैं, उत्तर में मौलिकता। यदि मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करूं, इसको एक वर्ड में डिफाइन करूं कि उत्तर में आपकी मौलिकता, जो मैंने अभी क्लास में भी बताया कि पर्टिकुलरली कुछ नोट्स मार्केट में फ्लोटेड हैं, उसी को रटा जा रहा है, उसी को पढ़ाया जा रहा है। तो होता क्या है कि हर बच्चे के पास में वही कंटेंट होता है, वही आंसर में जाता है। तो आखिर एग्जामिनर क्यों आपको आधा नंबर ज्यादा दे? भेड़ चाल जिसको बोल सकते हैं हम। तो मौलिकता के लिए जरूरी है कि आपके पास में पहले आपकी प्रिपरेशन इतनी हो कि आप मौलिकता के लिए समय निकाल सकें। लेकिन समस्या ये है, यहाँ पे बीच में तुम्हें फिर से वापस लेके चलूंगा, समस्या ये है आदित्य मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ में, प्री का नोटिफिकेशन तैयारी की शुरुआत होती है और जिस दिन प्री खत्म हुआ उस दिन के बाद में कहानी फिर खत्म हो जाती है। कट ऑफ क्या होगा, कहानी क्या होगी, देन अगेन जब प्री का रिजल्ट आता है फिर मेंस की शुरुआत होती है, फिर हड़बड़ा के हम सब कवर करते हैं। और मैं अगेन बता रहा हूं, ये सब वो हैं जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, जिनकी ऐसी तैयारी होती है जो कि जिसका रेशियो 90% से ऊपर है, राइट? जो 90% ज्यादा लोग जो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं उनकी हालत मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो डेट सेंट्रिक, या मैं बात करूं जैसे आप 2019 से आज वेट कर रहे हैं, उन्होंने आंदोलन भी कर लिया, धरना भी दे लिया, सब कुछ कर लिया, स्टिल आप आज भी पढ़ रहे हो ना। तो आपको ये बताना पड़ेगा बच्चों को कि क्यों आज आप फिर से मेंस के लिए जा रहे हो, या क्यों आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि नहीं यार आई एम श्योर कि मेरा सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो डेट जो ये होता है ना कि तैयारी के लिए जब हमें टाइम आएगा तब हम करेंगे, मैं ये कहता हूं कि आप शायद जो लोग इस तरीके से चल रहे हैं वो अपने आप को, अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। आप आयोग को या हम जैसे टीचर्स को, रक्षा एकेडमी को मैं सीधा अपना ही बोलूँगा, चाहे जितनी गालियाँ दे लें सर, लेकिन प्रॉब्लम आपके अंदर है। क्योंकि ये बात जब से मैंने चैनल स्टार्ट की है तब से मैं समझाता आया हूं कि कंटिन्यूअस स्टडी जब तक कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है तो ही फाइनल में आएगा। अगर ये ड्रॉप है तो मुझे लगता है नहीं आएगा। तो अगेन ये थोड़ा और समझाओ कि बच्चों को क्या माइंडसेट रखना चाहिए जनरल। तो मैं क्रिकेट का फ़ैन हूँ और MS धोनी को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो उनका एक लेक्चर था जो मुझे याद है इस मामले में कि आप किसी भी इनिंग में जाके सेंचुरी बनाते हो, उसके पीछे वो मैच का एटमॉस्फेयर नहीं है कि आप उठे चले गए, उसके पहले जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। तो अगर PSC की बात अगर अपन करें तो इसकी भी एक प्रोसेस होती है
जो जैसा सर ने बोला उस प्रकार की बिल्कुल नहीं हो सकती है कि आपका जब नोटिफिकेशन प्री का आया तो आपने आरंभ कर दी तैयारी, उसके बाद आप एक मतलब मैं कहूँगा हाइबरनेशन में, जैसे मेंढक चला जाता है ठंड में, तो वैसे चले गए। उसके बाद जब फिर से नोटिफिकेशन आया, रिजल्ट आया आपका प्रीलिम्स का, तो आपने वापस आरंभ कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप एक 2 साल की प्रोसेस लेकर चलें, कम टाइम है, 1 साल की प्रोसेस लेकर चलें, सफिशिएंट है। आप स्टार्ट करें मेंस से, सारी चीज़ें छोड़ दें। देखिए रेशियो अगर आप लगाओगे तो ये रहता है कि चलो अगर जो प्रीलिम्स या मेंस भी पास हो जाता है उसको भी फेलियर नहीं कहेंगे, उसको भी सक्सेस कहेंगे। अल्टीमेटली वो कभी ना कभी जाके तो सक्सेस हो ही जाएगा। तो अगर अपन ऐसा भी रेट लगा लें तो 20% अपन ये मान लेते हैं कि सिलेक्ट हो जाते हैं और बाकी नहीं होते हैं, तो 20% को मैं सक्सेस मानूंगा। उनकी प्रोसेस में और बाकी बच्चों की प्रोसेस में यही फ़र्क रहेगा सर कि वो पहले से अपनी जो 2 साल की प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू रखेंगे, वो बीच में ब्रेक नहीं करेंगे, और बाकी जो है वो कट ऑफ का इंतज़ार करते हैं। और कट ऑफ में कट जाता है। बिल्कुल सर, एक सिंपल भाषा में बात करूँ, कट ऑफ में डेफिनेटली सर कट जाता है। और उसमें नुकसान ये होता है अगर कोई ब्रिलियंट भी बच्चा है, जैसे वो 80% में भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, इवन हार्ड वर्किंग भी होते हैं, कुछ की परिस्थिति होती है शायद वो ना कर पाते हैं, लेकिन जो वो ब्रेक करते हैं, अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको रीमोटिवेट होना बहुत मुश्किल है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप कंटिन्यू 6 महीने पढ़ते हैं और आप 15 दिन भी नहीं पढ़ते हैं ना, तो आपको रीपिकअप करने में आपके ब्रेन में एक, मैं बताऊंगा कि आइस की लेयर हो जाएगी, फिर उसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप शुरुआत करेंगे, आप काफ़ी स्लो पिकअप करेंगे, और जब तक आप पिकअप करेंगे और आपका 30% सिलेबस होगा तब तक दूसरा बंदा दूसरे रिविजन पे आ जाएगा और वही रहेगा जो वो 20% में रहेगा और आप 80% में रहेंगे। इसलिए तुम देखोगे जो अपना हमने 3 ईयर बैच चलाया उसमें खासा देखे, हमने 8-8 घंटे क्लासेस के हम बच्चों को दे रहे हैं। मैं एक बात मानता हूं कि मैं तुम्हें 3 महीने 8 घंटे पढ़ने की आदत अगर लगा दूंगा ना, या आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसके बाद चाहे कि भी वो आदत आप नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि 21 दिन में आदतें बदल जाती हैं और 21 दिन में हम आदतें सही कर सकते हैं। तो अगर एक बार, सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के सामने जो है, टाइम टेबल बनाना बट फॉलो ना कर पाना, टारगेट सेट करना बट उनको फॉलो ना कर पाना, यही प्रॉब्लम थी। इसीलिए मैंने 3 ईयर बैच में रखा कि आप छोड़ो, आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, आपको टारगेट सेट नहीं करना, हम टारगेट दे रहे हैं, आप उन टारगेट को अचीव करो, ताकि इतनी आपकी प्रैक्टिस पढ़ने की हो जाए कि आप फिर चाह के भी पढ़ाई ना छोड़ पाओ। दूसरा, लास्ट में जो अपने को डिस्कशन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो की टैगलाइन भी रहेगी कि पहली बार में इंटरव्यू तक कैसे पहुंचे, या पहली बार में मेंस कैसे क्वालिफाई करें। कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने तुम्हें हेल्प की कि पहला ही मेंस तो सीधे इंटरव्यू, और इवन आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद सिलेक्शन भी होगा, ठीक है, वो चीज़ है। तो क्या फैक्टर्स ऐसे रहे? सर, सबसे पहला फैक्टर तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कितना देना चाहते हैं। 40% देना चाहते हैं, 50% देना चाहते हैं, या फिर आप 100% देना चाहते हैं। अगर आप 50% देंगे तो हो सकता है तीसरे या चौथे अटैम्प्ट तक आप इंटरव्यू तक पहुँच जाएं। लेकिन अगर आपके मन में क्लैरिटी है कि नहीं, मेरे पास तो कोई अटैम्प्ट है ही नहीं, मुझे 100% ही देना है, ठीक है, जो कंडीशन मेरे साथ थी, मैंने अपने आप को समझाया। हो सकता है आप लोग अपने आप को मोटिवेट किसी तरीके से कर सकते हैं, तो वो आपका वे होगा, आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि 30-30, 50-50% 4-5 बार देने से अच्छा एक बार दो, 100% दो, ताकि आपको बाद में उसकी तकलीफ ना हो और एक बार में ही आपको क्लैरिटी हो जाए। अब इस दौरान अगर प्रोसेस डिले भी होती है तो वो तैयारी आपकी लॉस्ट नहीं होती है, वो आपके साथ है, आने वाले मेंस में काम आती है, उसके आने वाले मेंस में भी काम आती है। तो ये मेरा फैक्टर रहा सर कि मैंने अपने मन में सबसे पहला तो क्लैरिटी रखी कि मुझे जो भी करना है। मैं प्रीलिम्स का वेट कर रहा था, एक्चुअली में 2018 का प्रीलिम्स मेरा हुआ नहीं था, और उसके बाद से ही मैं वेट कर रहा था कि मुझे ये नहीं सोचना है कि एक बार प्रीलिम्स निकालूंगा, दूसरी बार मैं मेंस निकालूंगा, जिस बार मेंस निकालूंगा उसी बार मैं मेंस क्लियर करूंगा। तो ये मेरा टारगेट था। उसके बाद जो पुरानी प्रिपरेशंस थी, प्लस मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सिलेक्टेड हैं, या उन लोगों का भी थोड़ा गाइडेंस रहा, तो कंटेंट की जो कमी थी वो उनसे सुलझ गई कि उन्होंने बताया कि यार हिंदी में हम इनसे पढ़ते थे, तो आप इस कंटेंट को ट्रांसलेट कर सकते हो या फिर कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। हालांकि जो बुक्स होती हैं स्टैंडर्ड, उससे आप नोट बनाते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक गाइडेंस आपको चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस, कहीं भी ज़्यादा सोर्सेज पर ना भटकें, एक कहीं भी आप देख लें जो आपको लगता है कि हाँ यार ये हमें नैया पार लगा देगा, तो उसको आप पकड़ लें।
और वो जेन्युइनली आपकी नैया पार लगा देगा। और इससे आपके माइंड में क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी कि आपको डायरेक्शंस में 3-4 नहीं भटकना है, केवल एक ही डायरेक्शन में हार्डवर्क करना है। तो ये मेरा सर दूसरा तरीका था। उसके बाद सर प्रैक्टिस, तीसरा पढ़ने के बाद जो आप करते हैं, आपने पढ़ लिया है, आपको आंसर आपने फ्रेम कर लिए हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं, ये तीसरा तरीका है। और एक जो सर ने बताया कि मैंने पूरे आंसर्स जो हैं वो ड्राफ्ट करके रखे हुए थे। तो जो प्रोसेस की बात हम कर रहे थे कि आप पिछले 2 साल में क्या करते हैं वो डिसाइड करेगा कि अगले 1 साल में आप क्या बनने वाले हैं। तो मैंने जो आंसर ड्राफ्टिंग कर लिए थी 2014 से लेके 2018 तक के आंसर्स मेरे प्रिपेयर्ड थे, तो वो एक्स्ट्रा टाइम जो था वो मेरे लिए बच गया, जो मैं सोच के कुछ भी लिख सकता हूँ सर। ये कुछ, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या है, जब आप ऐसा करना चाहो तो समस्या कहाँ पर है, हम पका पकाया हाथ में रखा हुआ ऐसे चाहते कि कोई आए मुंह में खिला जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों के क्वेश्चन को देखकर कि जब वो बच्चा आता है लाइफ में और फिर मुझसे कहता है कि सर पेपर 3 के लिए कोई किताब बता दीजिए। समझना मेरी बात को, पेपर 2 के लिए कोई किताब बता दीजिए या पेपर 1 के लिए कोई किताब बता दीजिए। आई एम श्योर ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो बहुत, मुझे उम्मीद है कि रक्षा एकेडमी के साथ में वही जुड़ पाता है या वही वीडियो आपका पूरा लास्ट तक देखेगा जो वाकई सिंसियर होगा, अदरवाइज तो आएंगे और अभी तक जा चुके होंगे कई लोग। तो होता क्या है कि ऐसे भी कई बच्चे जो शुरुआत में होते हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि एक पेपर को एक बुक से नहीं भाई, मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल चीज़ें कवर करना चाहिए। खैर, ये आपका पहला सेशन रहा। आदित्य के साथ में मेरा इंट्रोडक्शन कराने का एक ही मकसद था कि ये व्यक्ति वो है जिसने पहले अटेम्प्ट में ही आपका इंटरव्यू तक अपनी रीच बनाई है। और जहाँ तक मैं कह रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डेड है, याद रखिएगा। शायद ये दोबारा इंटरव्यू दे हमारे साथ में बैठकर, और शायद कोई एक पद हो, शायद क्या कंफर्म एक पद हो, शायद हटा दूँ मैं यहाँ पर, मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल बनना वो तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होगी। और दूसरी चीज़ मुझे इंट्रोड्यूस कराने का मतलब यह है कि हमने एक चीज़ देखी है कि हम अब आपके सामने उन व्यक्तियों को लाना चाहते हैं जो व्यक्ति उस स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं, ना केवल क्रॉस किया है एग्जाम्पलरी तरीके से, जैसे पहली बार में ही आपको क्रॉस किया है। तो आदित्य आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जो रहेगी 3 मार्कर, देन 5 मार्कर, देन 11 मार्कर आंसर राइटिंग की, जिसमें हम 14 से लेके 19 और 20 तक के मेंस के सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में पूरा बोर्ड पे लिख के आपको कवर किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम वाले भी उसको देखें, जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको एक अप्रोच पकड़ने के लिए मिलता है। बट एक जो आपको समस्या थी कि इंग्लिश मीडियम में बहुत कुछ आपको नहीं मिल रहा है, तो वी आर रेडी फॉर दैट और हम आपको वो लेके आ रहे हैं। और दूसरा ये था कि ये सीरीज हम आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर रियलिस्टिक, ज्ञानबाजी नहीं कि मेरे माँ दादाजी चाहते थे तो मैं कलेक्टर बन जाऊं, या मेरे घर में नमक आटा दाल नहीं था फिर भी मैं कलेक्टर बन गया। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी का, ना मैं ये कह रहा हूं। मुझे इतना पता है कि जिनके यहां पे नमक आटा नहीं होता है वो मजदूर भी बनते हैं और राष्ट्रपति भी बनते हैं। अप्रोच का डिफरेंस होता है। तो आपकी अप्रोच अगर सही होगी, आपके डायरेक्शंस अगर सही होंगे, आपके पास क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगी, क्लैरिटी ऑफ प्रोसेस होगी, तो आपके लिए कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। और अगर ये आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपना एक बहुत लंबा समय ऐसा है जो आप वेस्ट कर रहे हैं, और ये वेस्ट आप ना करें। क्लोजिंग आर्ग्यू आप जो देना चाहें स्टेटमेंट अपना। सबसे लास्ट में तो मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि जो भी तरीके हैं जो मैंने बताए हैं आपको और कहीं से भी बेस्ट लगते हैं, आप प्लीज़ उन्हें एक्सेप्ट करें, ज़्यादा भागे नहीं। और जैसा कि सर ने भी कहा कि एक पेपर का कोई एक सोर्स नहीं हो सकता। अगर आपको कोई नोट्स मिल भी जाएंगे वो भी परफेक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है परफेक्ट बने हो नोट्स तो आयोग कोई नया क्वेश्चन ला देगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उसी से 100% मिल जाए। तो आपको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ी अलग अलग सोर्सेज देखने पड़ेंगे, और सबसे अपने माइंड को खुला हुआ रखना पड़ेगा। अपने माइंड को ओपन रखिए, एक्सेप्टिंग बनिए, ताकि आप हर जगह से कंटेंट को एक्सेप्ट कर सकें। ज़्यादा भी नहीं भागना है, लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ में मास्टरी कर लेते हैं और कुछ चीज़ दिमाग में चिपक जाती है। तो अगर कुछ कुछ चीज़ें छोटी छोटी आपके दिमाग में चिपकी रहेंगी ना, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आप उसको सोच समझ के डील कर सकते हैं। ये कब काम आएगा? जब वो पहली चीज़ मैंने कही थी कि आपके पास प्री प्रिपेयर्ड नोट्स होने चाहिए इन द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसा कोई कंटेंट चाहिए है
तो मैं बड़े श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हमारे 3R बैच की 7 दिनों की क्लासेस जो हैं वो आपकी अपडेटेड है। आप 7 दिनों की क्लासेस देख लें, कंपैरिजन कर लें, सब कुछ कर लें। जो सिनॉप्सिस है, जो नोट्स है, जो आंसर मेकिंग या जो भी आपके डिफ़िकल्टीज हैं उस सबको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। आदित्य भी उसका पार्ट है और आई एम श्योर, मैं ये नहीं कहता कि आप उस कोर्स को इनरोल करें या ना करें, बट एक समझदार व्यक्ति यही कहता है कि आपके सामने अगर कोई चीज़ है एटलीस्ट कंपेयर तो करें, एटलीस्ट आप किसी चीज़ को देखें तो, क्योंकि देखे बिना अगर आप किसी चीज़ को केवल भटकते रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा। तो 3R बैच की लिंक, उसकी डेमो क्लासेस मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़े हुए आप उनको देखें, श्योरली आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बाकी आदित्य आपके लिए सीरीज़ लेके आ ही रहे हैं जिसमें आंसर राइटिंग हम पूरी कराएंगे। ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करूंगा अगला इंटरव्यू हम लोग सिलेक्शन के बाद यहाँ पर करेंगे और फिर बात अलग ही होगी। जय हिंद, जय भारत।